हमारे YouTube चैनल पर। तो आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि हर सब्जेक्ट्स की आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगी और धीरे धीरे करके हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? आप सभी ने बेसिकली सुना होगा कि अपनी अपनी कंट्री की अलग अलग इकोनॉमी होती है। ठीक है, जैसे मान सकते हैं कनाडा की अलग इकोनॉमी होती है, फ्रांस की अलग है, पेरिस की अलग है और इंडिया की अलग इकोनॉमी है। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, क्या इकोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या मीनिंग लगाया जाता है इकोनॉमी से, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक ऐसा पूरा सिस्टम होता है जिसमें क्या रहता है, आपका बिजनेसमैन, कंज्यूमर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सभी इंक्लूड होकर आपस में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, जिससे क्या प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को वर्क भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ साथ में अर्निंग भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि लोग क्या कर सके, अपनी लिवलीहुड को चला सके। ठीक है, तो ये सभी यूनिट्स जैसे मान सकते हैं, इन सभी यूनिट्स को आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल, ये सभी यूनिट्स क्या करती है, लोगों को इनकम अर्न करने के लिए एबल बनाती है। ठीक है, और सेम टाइम पर क्या भी किया जाता है, एक तो फर्स्ट तो क्या किया जाता है कि लोगों को एबल बनाती है अर्निंग करने के लिए, एट द सेम टाइम लोगों को से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी कराती है, जिससे कि क्या हो कि कंज्यूमर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उन सभी को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो क्या प्रोवाइड कराता है, वर्क भी प्रोवाइड कराता है लोगों को और साथ साथ में क्या भी प्रोवाइड कराता है, अर्निंग भी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो अपनी लिवलीहुड को चला सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र, इट मीन्स इकोनॉमी को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि डिमांड का कैसा नेचर रहता है, कैसा बिहेव करती है, सप्लाई कैसे बिहेव करती है। ठीक है, कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर रहता है और बोल सकते हो गवर्नमेंट का क्या बिहेवियर रहता है। ये सभी चीज हम स्टडी करते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में। लेकिन इन सभी चीजों को जब हम अपने रियल बिहेवियर में लेकर आते हैं तभी उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोनॉमी बोल देते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स अब हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। ये रीजन तो मैंने बता दिया कि इन सभी के नेचर को जानने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लेकिन इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड इन अ सिंगल वर्ड। कि अगर इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, उसको अगर एक सिंगल वर्ड में सिंप्लीफाई किया जाए तो एक ही वर्ड निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं। स्कैरसिटी का मीनिंग होता है कमी। ठीक है, देखिए क्या होता है स्कैरसिटी? स्कैरसिटी रेफर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यानी कि स्कैरसिटी का मीनिंग हो गया कि आपके पास में डिमांड्स तो अनलिमिटेड है, क्योंकि लोगों ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, वो तो कभी फुलफिल हो ही नहीं पाएंगे, उसका कभी एंडिंग पॉइंट ही नहीं होता। तो ह्यूमन की जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो तो हमारे पास लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरीके से हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्कैरसिटी बोलेंगे। उसी को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स का लिमिटेड रिसोर्सेज में सेटिस्फाई करना ही हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलता है, स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल। स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल। ठीक है, स्कैरसिटी जो होता है यूनिवर्सल है। इट मींस आप कहीं भी चले जाइए आपको स्कैरसिटी मिलेंगी ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की वांट्स जो है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है सभी लोगों के पास में वो तो लिमिटेड है ना। तो इसलिए क्या हो जाता है कि जो स्कैरसिटी है वो क्या हो जाती है, यूनिवर्सल हो जाती है। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज refers to making optimum use of available resources। यानी कि available resources को किस तरीके से किस वे में यूज करना है वो क्या रेफर कराता है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर कराता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मीनिंग होता है कि आपके पास में जो रिसोर्सेज है
वो तो लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज का लिमिटेड होते हुए भी हम उन रिसोर्सेज का यूज कैसे कर रहे हैं, ऑल्टरनेट तरीके से यूज कर रहे हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का आप ऑल्टरनेट तरीके से यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल देते हैं। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देयर आर 3 रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के जो रीजन है वो 3 रीजन होते हैं, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कौन कौन से रीजन होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का कमी होना। कैसे, देखिए हर एक इकोनॉमी में क्या होता है कि हर एक इकोनॉमी वो सभी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाती है जो उसके कंज्यूमर्स को उसकी नीड होती है। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि ह्यूमन वांट्स का ये नेचर होता है कि जैसे एक सेटिस्फाई होती है तुरंत दूसरी क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। तो दूसरी का तुरंत इमर्ज होने की वजह से क्या हो जाता है कि रिसोर्सेज का लिमिटेड हो जाता है, किसके रिलेशन में, डिमांड के रिलेशन में, ठीक है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का होना क्या कर देता है, रिसोर्सेज को लिमिटेड कर देता है। तो ये भी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज भी क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। सेकंड इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, आप उनको कभी फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि अगर आपने अभी एक सेटिस्फाई की है अपनी वांट्स, तो तुरंत दूसरी क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। तो ह्यूमन वांट्स का अनलिमिटेड होना भी क्या हो जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही है, रिसोर्सेज को लिमिटेड कर रही है, ठीक है। थर्ड आती है ऑल्टरनेट यूज। ऑल्टरनेट यूज का मतलब होता है कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हो, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेट यूज बोल देते हैं। अब देखिए ऑल्टरनेट यूज कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। देखिए ऑल्टरनेट यूज का मीनिंग होता है कि हम किस तरीके से एक ही चीज का अलग अलग यूज कर रहे हैं। अब मानकर चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि पेट्रोल का यूज अगर मैं सपोज करूं कि हम पेट्रोल का यूज केवल व्हीकल्स में कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अब पेट्रोल का यूज हम किस में करने लगे, मशीनरी में भी करने लगे, जनरेशन में भी, जनरेटर में भी करने लगे, है ना। तो हमने केवल एक पेट्रोल का हमने अलग अलग तरीके से यूज किया। अब ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनका ऑल्टरनेट तरीके से यूज करना कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाता है। आप देखिए ना खुद ही, जो रिसोर्सेज हैं एक तो एक्चुअल में वो हमारे पास लिमिटेड है, अब आपके पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका आप अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की और ज्यादा कमी होना शुरू हो जाएगी ना। तो वो भी ऑल्टरनेट यूज भी क्या हो जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, ठीक है। तो देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक वो इकोनॉमिक होती है जो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन से डील करती है, यानी कि प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को देखती है कि प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है और प्रेजेंट में ही उनका एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक बोल देते हैं, ठीक है। ये सजेशन को प्रोवाइड नहीं कराता है, ये ओपिनियन को प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है। तो देखिए इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है प्रेजेंट की, एंड हाउ आर द एक्चुअली सोल्व्ड, उनको प्रेजेंट में रहकर किस तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। दीज स्टेटमेंट डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक होती है ये ना तो जजमेंट को प्रोवाइड कराती है ना ही किसी के ओपिनियन को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो नॉर्मली पॉजिटिव इकोनॉमिक किससे रिलेट करती है, प्रेजेंट से रिलेट करती है। अब नेक्स्ट आता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का मीनिंग होता है कि क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ठीक है। ये डील करती है विद व्हाट ऑट टू बी, क्या प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सोल्व, और उनको किस तरीके से सोल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। इट मींस शुड बी सोल्व, यानी कि वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, जजमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड करा रहा है, ओपिनियन को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक जो होती है वो प्रेजेंट की सिचुएशन पर बेस्ड रहती है, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होती है वो किस पर बेस्ड रहती है, वो किसी के ओपिनियन पर, किसी के जजमेंट पर बेस्ड रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होता है कि एक ऐसी कॉस्ट जो आपको बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर सके। इट मींस जैसे मानकर चलिए कि आपके पास में एक चीज को करने के दो ऑप्शन है,
ठीक है। तो अब आप क्या उन दोनों ऑप्शन से उस चीज को करेंगे? नहीं ना, आप क्या करेंगे, उन दोनों ऑप्शन में कंपैरिजन करेंगे कि उन दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए उस चीज को करने का बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट द सैलरी ऑफ 40K पर मंथ, कि आप एक बैंक में वर्किंग है, वहां पर आपकी सैलरी कितनी है, 40K पर मंथ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको दो जॉब और प्रोवाइड की जाती है। वो कौन कौन से जॉब है? फर्स्ट है टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट 30 रुपीज पर मंथ। फर्स्ट जॉब है कि आपको एक एग्जीक्यूटिव में वर्क करना है जिसकी सैलरी कितनी है, 30 रुपीज पर मंथ है। सेकेंड इज टू बिकम अ जर्नलिस्ट जिसकी सैलरी कितनी है, 35 रुपीज पर मंथ। तो आपके पास में दो जॉब्स हैं। इन दोनों जॉब्स में से आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है, आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है, उन दोनों में से चूज करना ही क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है। तो इट मींस इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट फॉर गोन, कि आपको आने वाले ऑप्शन में क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्या आपके लिए बेटर हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉजिटिव इकोनॉमी किससे डील करता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी किससे डील करता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं। पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमी किससे डील करती है, प्रेजेंट की सिचुएशन से, प्रेजेंट की प्रॉब्लम से, और प्रेजेंट में ही उनका क्या सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है। तो इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या है और उनका एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी किससे डील करती है, व्हाट ऑट टू बी, क्या प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, और जो भी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो एक्चुअल डाटा से वेरीफाइड करती है, ऑब्वियसली करेगी। ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो इट कांट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, ये एक्चुअल डाटा के साथ में वेरीफाइड नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमी तो अपना ओपिनियन रखती है ना, कि उसको क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए, अपना जजमेंट रखती है। तो इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो हो गई वो एक्चुअल डाटा से वेरीफाइड नहीं कर सकती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड थस नॉट सजेस्टिव। जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है वो किस पर बेस्ड रहती है, ऑब्वियसली फैक्ट पर बेस्ड रहती है, क्योंकि वो तो ये देखती है ना कि प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है, तो वो किस पर बेस्ड रहेगी, फैक्ट पर बेस्ड रहेगी। और फैक्ट पर बेस्ड रहने की वजह से जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है वो ना तो ओपिनियन को प्रोवाइड करती है और ना ही सजेशन को प्रोवाइड करती है और ना ही कोई जजमेंट को प्रोवाइड करती है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती है वो तो फैक्ट पर बेस्ड नहीं रहती, तो वो किस पर बेस्ड रहती है, एक इंडिविजुअल के ओपिनियन पर बेस्ड रहती है, और ओपिनियन पर बेस्ड रहने की वजह से इसका नेचर कैसा रहता है, सजेस्टिव रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉजिटिव इकोनॉमिक से क्या क्या, अगर एग्जांपल में बताऊं क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कांस्टेंट राइजिंग, कि इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसी है, प्रेजेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर इनइक्वालिटीज इन आवर इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, इनकम इनइक्वालिटीज है। तो ये भी प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है, प्रेजेंट की प्रॉब्लम है, और प्रेजेंट की प्रॉब्लम होते हुए इसका सॉल्यूशन भी प्रेजेंट में ही निकाला जाएगा। ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग, कि इंडिया में अगर जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली राइजिंग हो रहे हैं तो इट मींस उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप उठाने चाहिए। ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने सजेशन दिया कि भाई अगर जो प्राइसेस हैं इंडिया की इकोनॉमी में वो कॉन्स्टेंटली राइजिंग हो रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया है, एक ओपिनियन दिया, एक सजेशन दिया है कि उसके लिए आप स्टेप उठाओ, कोई भी स्टेप उठाओ जिससे कि क्या हो सके, जो प्राइस है वो कंट्रोल किए जा सके। सेकेंड है इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो एग्जांपल दिया था कि इकोनॉमी में जो इनकम इनइक्वालिटीज है वो प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो उसने बोला है अगर इन इनकम इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम बनती जा रही है तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी में वही क्या हो जाता है, रिड्यूस होनी चाहिए। उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका सजेशन दिया जा रहा है, उसको ओपिनियन दिया जा रहा है कि अगर इनकम इनइक्वालिटीज हो रहा है आपकी इकोनॉमी में
तो उसको क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक्चुअल की प्रॉब्लम्स को बताती है और उसका एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन होता है वो बताती है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, क्या इट मीन्स ये प्रोवाइड कराती है आपके ओपिनियन को, जजमेंट को और सजेशन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जानने से पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं कि माइक्रो का मीनिंग क्या होता है। माइक्रो जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल होता है। यानी कि अब आप बोल सकते हो कि अगर किसी भी वर्ड के आगे माइक्रो लगा हुआ है तो इट मीन्स वो वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, एक स्मॉल थिंग से रिलेट कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज इसका अपोजिट हो जाता है कि मैक्रो। मैक्रो जो वर्ड लिया गया है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मैक्रो से लिया गया है, लेकिन जिसका मीनिंग क्या होता है, एक लार्ज एरिया से उसका मीनिंग लगाया जाता है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि अगर मैक्रो वर्ड किसी भी वर्ड के आगे लगा हुआ है तो इट मीन्स वो वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, एक लार्ज थिंग से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप, आई होप आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है जब आप किसी भी एक स्मॉल थिंग को उससे रिलेट करोगे तो वो आप किससे रिलेट हो जाएगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से। यानी कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक इंडिविजुअल डिमांड, किसी की भी एक इंडिविजुअल डिमांड है, किसी की इंडिविजुअल सप्लाई है, पर्टिकुलर कंज्यूमर है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड है, तो वो सब हम किससे रिलेट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मानकर चलिए डिमांड है। ठीक है, अगर मैं बोलूं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मीनिंग होता है सम, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी की जितनी भी डिमांड है उन सबका सम कर देते हैं, तो वो एग्रीगेट डिमांड आप किससे रिलेट करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से करोगे। सेम एज इट इज एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी की जितनी भी सप्लाई है उन सबका सम हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक एक स्मॉल थिंग से रिलेट करती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेट करेगी। ठीक है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स से जैसे एग्जांपल दिया, इंडिविजुअल इनकम हो गई, किसी की भी एक इंडिविजुअल इनकम, किसी की भी इंडिविजुअली डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो किसी भी इकोनॉमी के स्मॉल बिहेवियर को, एक्शन को क्या करता है, नोटिस करता है, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को नोट करता है, इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को नोट करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसने दे दी है एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि माइक्रो, ये तो दोनों हो गए इसकी डेफिनेशन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का एक ऐसा पार्ट है जो स्टडी करता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से। यानी कि अगर ऐसा कोई भी इकोनॉमी का पार्ट जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है उसको हम किससे रिलेट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि इकोनॉमिक थ्योरी का ऐसा कोई भी पार्ट जो स्टडी करता है किससे, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी के, यानी कि किसी भी चीज के एग्रीगेट से अगर वो रिलेट कर रहा है तो हम उसको किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या टूल्स होते हैं। टूल्स है डिमांड और सप्लाई, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या टूल्स हो जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यानी कि डिमांड का सम, ओवरऑल इकोनॉमी जितनी भी डिमांड है उनका सम, और ओवरऑल इकोनॉमी की जितनी भी सप्लाई है उसका सम। ये दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किसके टूल्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, थर्ड इसमें डिफरेंस आता है इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, यानी ये इसके एग्जांपल्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर हम एग्जांपल देखेंगे, इंडिविजुअल की इनकम या फिर इंडिविजुअल कोई भी आउटपुट, ये दोनों एग्जांपल किसके हो जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या एग्जांपल होंगे, जैसे नेशनल इनकम हो गई, ठीक है, नेशनल आउटपुट हो गए।
ठीक है, इसमें ये आई थिंक ये छूट गया है, इसमें देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे किस वर्ड के नाम से जाना जाता है? प्राइस थ्योरी के नाम से। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम किस नाम से जानते हैं? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, या फिर बोल देते हैं उसको इनकम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इट इज एज्यूम ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। ऑब्वियसली कांस्टेंट होंगे, क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो मैक्रो के सारे वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं तो इस कि माइक्रो के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि मैक्रो में हम क्या करते हैं? एग्रीगेट पढ़ते हैं, चाहे फिर वो डिमांड का एग्रीगेट हो या फिर सप्लाई का एग्रीगेट हो। तो अगर हम एग्रीगेट पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल तो ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस दोनों में यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लार्ज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो इकोनॉमी को देख लीजिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को देख लीजिए, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हर एक कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि किसी भी इकोनॉमी में ये सिलेक्शन करना, ये चॉइस करनी कि हमें किस गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करना है, किसके होते हुए? लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए किस गुड्स और सर्विसेज का सिलेक्शन करना है जिससे कि क्या हो कि जिससे कि लोग कंज्यूमर्स की, हाउस होल्ड की मैक्सिमम हम वांट्स को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, वोट टू प्रोड्यूस में क्या आता है? दो एस्पेक्ट रहते हैं वोट टू प्रोड्यूस में। फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो होता है वो पॉसिबल कमोडिटीज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्या पॉसिबल कमोडिटीज हैं प्रोडक्शन की, जिससे कि क्या हो सके कि एक रिसोर्स जो भी आपके पास में अगर एक रिसोर्सेज है उसका अलग अलग तरीके से किस तरीके से हमें यूज करना होता है। दूसरा जो एस्पेक्ट रहता है वो रहता है हाउ मच क्वांटिटी, यानी कि जो भी हमें प्रोडक्शन करना है गुड्स और सर्विसेज का वो हमें कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, जिससे कि क्या हो कि स्कैर्सिटी की रिसोर्सेज की कमी होते हुए भी मैक्सिमम वांट्स को हम फुलफिल कर सके। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल उसने बोला है प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बी रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि शुगर का आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तभी कर सकते हो जब आप उस रिसोर्सेज से बनने वाली दूसरी चीजों का प्रोडक्शन क्या कर दोगे? रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन अब हमें कैसे करना है। अब हमने ये तो इकोनॉमी में सिलेक्शन कर लिया कि हमें किस गुड्स का, किस सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, हमें कौन सी टेक्निकल चीजें यूज करनी पड़ेगी। हमें ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करना पड़ेगा या लेबर को लेस करना पड़ेगा, कैपिटल का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें किसमें चॉइस करनी पड़ती है? हाउ टू प्रोड्यूस में। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, क्या रेफर कराता है? टेक्निक्स का सिलेक्शन रेफर कराता है टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। जनरली जो टेक्निक्स होती है वो दो टाइप की टेक्निक्स होती है। फर्स्ट होता है LIT जिसको हम क्या बोलते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सेकंड होती है CIT जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए LIT जो होता है उसका मीनिंग होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करें, किसके कंपैरिजन में? कैपिटल के कंपैरिजन में। ठीक है, CIT क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, यानी कि ये किसको प्रेफर करती है ज्यादा? कैपिटल को, कि जिसमें हम क्या करेंगे कि कैपिटल का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे किसके कंपैरिजन में? लेबर के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे हम मानकर चलिए कि जो इंडिया है वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है आजकल? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लेबर्स
ज़्यादा रहती हैं किसकी कंपैरिजन में, कैपिटल के। क्यों? क्योंकि हमारे पास मशीनरी वगैरह इतनी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो यूएसए वगैरह है, जो विकसित देश है, वो कि कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का। क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर की शॉर्टेज है, लेकिन जो मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, वहां पर उनकी शॉर्टेज नहीं है। तो इसलिए जो विकसित देश है वो किसका ज्यादा यूज करते हैं, सीआईटी का। लेकिन जो अभी विकासशील देश है वो किसका यूज करते हैं, एलआईटी का। ठीक है, अब इसमें थर्ड प्रॉब्लम रह गई है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है। क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए कि हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है। लेकिन अब थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि किसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए, अब हमारी किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम, थर्ड कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम आती है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, वो किसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो। फर्स्ट हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोडक्शन करना है। थर्ड हमने देखा जो भी आपको प्रोडक्शन करना है वो किस टेक्निक से आपको प्रोडक्शन करना है। लेकिन अब थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है कि आप किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, ज्यादा पुअर्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो या रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। तो देखिए क्या रेफर कराता है, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन इकोनॉमी, selection of category of people who will ultimately consume the goods, whether the produced goods for more poor and less rich, यानी कि आप या तो ज्यादा से पुअर लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो किसके कंपैरिजन में, रिच के कंपैरिजन में, या फिर आपने जो भी प्रोडक्शन किया है वो रिच लोगों के लिए ज्यादा किया है किसके कंपैरिजन में, पुअर के कंपैरिजन में। यानी कि बेसिकली बोल सकते हो कि ये चीजें किस पर डिपेंड है, कैपेसिटी ऑफ पेइंग पर। ठीक है, यानी कि कोई भी कंज्यूमर या कोई भी हाउस होल्ड उस गुड्स के पेइंग के लिए कितना कैपेबल है, वो उस चीज पर डिपेंड करता है। यानी कि कितना कैपेबल है किस चीज पर डिपेंड करेगा, उसकी इनकम पर। ठीक है, तो बेसिकली बोल सकते हैं फॉर whom टू प्रोड्यूस जो होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, किसी भी हाउस होल्ड की इनकम पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी रहेगी तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।